भारत के एक छोटे से गांव की यह कहानी है जहां नदी को मां भी माना जाता है और कभी कभी वही नदी काल बनकर भी आती है। सुंदरपुर नाम का यह गांव, जो दुनिया के नक्शे पर शायद एक बिंदु जैसा भी न दिखे, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी पूरी दुनिया थी। यहाँ के लोग भोले थे, सच्चे थे और अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले थे। लेकिन हर साल सावन का महीना उनके लिए एक डर लेकर आता था। वह डर था पानी का, वह डर था उस नदी का जो उफान पर आने पर यह नहीं देखती थी कि सामने किसी का कच्चा मकान है या किसी किसान की साल भर की मेहनत। इसी गांव के एक पुराने टूटे फूटे घर में 17 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम देव था। देव के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से देव को उसके दादाजी ने ही पाला था। दादाजी जिनकी कमर अब समय के बोझ से झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में देव के लिए सपने आसमान से भी ऊंचे थे। गांव वाले देव को प्यार से मिस्त्री बुलाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि देव के हाथों में एक अलग ही जादू था। वह कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं था, न ही उसने किसी बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसका स्कूल तो कबाड़ की दुकान थी और उसके उस्ताद थे वे टूटे फूटे रेडियो, पुरानी घड़ियां और खराब हुए टीवी, जिन्हें लोग कचरा समझकर फेंक देते थे। देव के लिए वह कचरा नहीं था, उसके लिए वह खजाना था। जब भी उसे कोई पुराना तार, टूटा हुआ स्पीकर या कोई भी मशीन का पुर्जा मिलता, उसकी आंखें चमक उठती थीं। वह घंटों अपने घर के आंगन में बैठकर उन चीजों को खोलता, उन्हें समझता और फिर उन्हें जोड़कर कुछ नया बना देता। कभी वह पुरानी टॉर्च को सोलर लाइट बना देता, तो कभी खराब रेडियो को ठीक करके उसमें गाने बजा देता। गांव के लोग अक्सर अपनी टूटे हुए सामान लेकर उसके पास आते। अरे देव बेटा, जरा यह ट्रांजिस्टर देख लेना, इसमें आवाज नहीं आ रही, काका कहते। देव मुस्कुराता और कहता, लाइए काका, अभी ठीक कर देता हूं। और सच में थोड़ी ही देर में वह बेजान मशीन बोलने लगती। लेकिन देव का यह हुनर सिर्फ रेडियो ठीक करने तक सीमित नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा चलता रहता था। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता और सोचता कि क्या हम भी अपनी आवाज को हवा के जरिए दूर तक भेज सकते हैं। उसके पास एक पुराना मोबाइल फोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वह उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था। वह अक्सर दादाजी से कहता, दादू, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया हमारे गांव को देखेगी। दादाजी अपनी खांसती हुई आवाज में हंसते और कहते, बेटा, पहले तू अपनी टूटी चप्पल तो जोड़ ले, फिर दुनिया को जोड़ना। यह कहकर वे देव के सिर पर हाथ फेर देते। वे जानते थे कि उनका पोता साधारण नहीं है। उस साल गर्मी बहुत पड़ी थी, इतनी गर्मी कि धरती फट गई थी। बुजुर्ग कहते थे कि जब गर्मी इतनी पड़ती है तो बारिश भी कहर बनकर आती है, और उनका कहना सच हुआ। जुलाई का महीना खत्म होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। जो सूरज कल तक आग बरसा रहा था, अब वह काले बादलों के पीछे छिप गया। हवाओं में नमी आ गई और नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रेडियो पर चेतावनी आने लगी थी, निचले इलाकों में रहने वाले लोग सावधान रहें, भारी बारिश की संभावना है। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। सरपंच जी ने कहा कि इस बार खतरा ज्यादा है, सबको सतर्क रहना होगा। लेकिन सुंदरपुर के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हर साल पानी आता था, थोड़ा नुकसान करता था और चला जाता था। उन्हें लगा इस बार भी ऐसा ही होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार कुदरत ने उनके लिए क्या सोच रखा है। देव उन दिनों एक नई मशीन पर काम कर रहा था। उसने कबाड़ से एक पुराना एंटीना ढूंढा था और उसे अपने घर की छत पर लगाने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि अगर वह इस एंटीना को सही दिशा में लगा दे तो गांव में मोबाइल के नेटवर्क की समस्या खत्म हो सकती है। सुंदरपुर में नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलता था। बात करने के लिए लोगों को पेड़ पर चढ़ना पड़ता था या गांव के बाहर ऊंचे टीले पर जाना पड़ता था। देव चाहता था कि उसके दादाजी घर बैठे दूर शहर आरेक में रहने वाले अपने भाई से बात कर सके। शाम का वक्त था, हवा तेज चलने लगी थी। देव छत पर था, तारों को जोड़ रहा था। तभी नीचे से दादाजी की आवाज आई, देव, ओ देव, नीचे आजा बेटा, मौसम खराब हो रहा है। बस 2 मिनट दादू, एक तार जोड़ना बाकी है, देव ने ऊपर से चिल्लाया। हवा इतनी तेज थी कि देव के बाल उड़ रहे थे और टीन की छत खड़खड़ा रही थी। अचानक जोर की बिजली कड़की और पूरा आसमान सफेद हो गया। देव ने डरकर अपना काम रोका और नीचे उतर आया। उस रात जो बारिश शुरू हुई वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए।
बारिश थी कि थम ही नहीं रही थी। नदी अब अपने किनारों को तोड़कर बाहर आने लगी थी। गांव के बाहर वाले खेतों में पानी भर गया था। लोग अपने जानवरों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब चौथे दिन की रात को एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बादलों की गर्जन नहीं थी, वह आवाज थी उस पुराने बांध के टूटने की जो गांव को नदी से बचाता था। आधी रात का समय था, लोग गहरी नींद में थे। अचानक पानी का शोर सुनाई देने लगा। भागो, बांध टूट गया, भागो! चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देव हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में पानी भर चुका है। वह दौड़कर दादाजी के पास गया। दादाजी अपनी खाट पर बैठे कांप रहे थे। दादू, हमें निकलना होगा, पानी आ गया है। देव ने दादाजी का हाथ पकड़ा, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते घुटनों तक पानी कमर तक आ गया। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपना सामान, अपने बच्चों को सिर पर उठाकर भाग रहे थे। बिजली गुल हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी का शोर था। देव ने बड़ी मुश्किल से दादाजी को सहारा देकर घर की छत पर चढ़ाया। उनका घर पक्का था, इसलिए अभी टिका हुआ था, लेकिन आसपास के कई कच्चे मकान पानी के बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह गए थे। छत पर चढ़कर देव ने जो मंजर देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। जहां कल तक खेत थे, रास्ते थे, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव समुद्र के बीच में आ गया हो। सुबह होते होते बारिश थोड़ी धीमी हुई, लेकिन पानी का स्तर कम नहीं हुआ। पूरा सुंदरपुर टापू बन चुका था। सबसे बुरी बात यह थी कि गांव का संपर्क पूरी दुनिया से टूट चुका था। बिजली के खंभे गिर गए थे, मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे थे, किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। लोग अपनी छतों पर फंसे हुए थे, भूखे प्यासे मदद का इंतजार कर रहे थे। देव ने अपना वह टूटा हुआ फोन निकाला। नो सर्विस, नो सर्विस। स्क्रीन पर यह 2 शब्द देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी की तबीयत बिगड़ रही थी। ठंड और बारिश की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया था। उनके पास दवाइयां नहीं थीं। और सिर्फ दादाजी ही नहीं, गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे थे। किसी का पैर टूट गया था तो किसी को सांप ने काट लिया था। मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। शहर में सेना और बचाव दल को पता भी नहीं था कि सुंदरपुर के हालात इतने खराब हैं। वे शायद यही सोच रहे होंगे कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि 500 से ज्यादा लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। देव छत के एक कोने में बैठा शून्य में घूर रहा था। उसके पास उसका औजारों का बक्सा था जिसे वह भागते वक्त साथ ले आया था। उसके अंदर का मिस्त्री बेचैन था। वह सोच रहा था, क्या फायदा मेरे इस हुनर का अगर मैं अपनों को ही न बचा सकूं? क्या फायदा इन तारों और बैटरियों का अगर ये किसी की जान न बचा सकें? तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक काले कौवे पर पड़ी जो हवा के विपरीत दिशा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। हवा अभी भी तेज थी, बहुत तेज। देव के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, हवा ही तो हमारी दुश्मन है अभी, लेकिन क्या यही हवा हमारी मदद कर सकती है? उसे याद आया कि बचपन में उसने पढ़ा था कि मोबाइल के सिग्नल हवा में ही होते हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए ऊंचाई चाहिए होती है। नीचे जमीन पर नेटवर्क नहीं है, लेकिन शायद ऊपर आसमान में नेटवर्क हो। अगर वह अपने फोन को या किसी सिग्नल पकड़ने वाली मशीन को ऊपर भेज सके तो शायद बात बन जाए। लेकिन कैसे? ड्रोन तो उसके पास था नहीं, न ही कोई जादू की छड़ी थी। उसके पास था तो सिर्फ कबाड़, ढेर सारा कबाड़ जो पानी में बहकर आ रहा था। तभी उसकी नजर एक फटी हुई प्लास्टिक की शीट और कुछ बांस के डंडों पर पड़ी जो उसके घर की छत पर कोने में पड़े थे। देव की आंखों में एक चमक आ गई, एक पागलपन। उसने दादाजी का हाथ थामा और धीरे से कहा, दादू, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। मैं बाहर की दुनिया को खबर भेजूंगा। दादाजी ने बुखार में तपते हुए कमजोर आवाज में पूछा, कैसे करेगा बेटा? सब खत्म हो गया है। देव ने आसमान की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, पतंग से दादू, मैं एक पतंग उड़ाऊंगा। एक ऐसी पतंग जो सिर्फ धागे से नहीं, उम्मीद से बंधा होगा। गांव वाले जो आसपास की छतों पर थे, उन्होंने देव की बात सुनी। एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा, अरे देव, पागल हो गया है क्या? यहां जान के लाले पड़े हैं और तुझे पतंग उड़ाने की सूझी है? ये कोई मेला लगा है क्या? दूसरे ने कहा, बच्चा है, सदमे में दिमाग चल गया है इसका। चुपचाप बैठ जा, भगवान से प्रार्थना कर।
अब वही बचा सकते हैं। लेकिन देव ने किसी की नहीं सुनी। उसके दिमाग में नक्शा तैयार हो चुका था। उसे एक बहुत बड़ी पतंग बनानी थी, इतनी बड़ी और मजबूत जो इस तूफानी हवा का सामना कर सके, और अपने साथ एक भारी मोबाइल फोन और एक सिग्नल बूस्टर जो उसे बनाना था को ऊपर ले जा सके। यह आसान नहीं था, यह नामुमकिन जैसा था, लेकिन देव के पास और कोई चारा नहीं था। उसने काम शुरू किया। उसने अपनी पुरानी साइकिल की रिम से तार निकाले। उसने प्लास्टिक की बोरी को काटकर पतंग का कपड़ा बनाया। बांस की लकड़ियों को छीलकर उसका ढांचा तैयार किया। उसके हाथ चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग उस सिग्नल बूस्टर के सर्किट पर था जो उसने किताबों में पढ़ा था। उसे तांबे के तार चाहिए थे, बहुत सारे तांबे के तार। उसने इधर उधर देखा। पानी में बहते हुए एक पुराने खराब पंखे का मोटर दिखाई दिया जो छत के किनारे फंसा था। देव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मोटर को खींचा। उसमें से तांबे की वाइंडिंग निकाली। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ उन 500 लोगों की जान की चिंता थी। शाम होने को थी, अंधेरा फिर से घिरने वाला था। अगर आज रात मदद नहीं मिली तो कल सुबह तक बहुत से लोग नहीं बचेंगे। पानी का स्तर और बढ़ रहा था। देव जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने अपने कबाड़ के खजाने से पुराने ट्रांजिस्टर के पार्ट्स निकाले, डायोड निकाला, कैपेसिटर निकाला और उन्हें एक छोटी सी प्लेट पर सोल्ड करना शुरू किया। उसके पास बिजली वाला सोल्डिंग आयरन नहीं था, तो उसने मोमबत्ती की आग पर लोहे की कील गर्म करके टांका लगाना शुरू किया। यह एक बहुत ही मुश्किल और धीमा काम था। आझाती काम के साथ भरता का आसपास के लोग अब उसे घेर कर देखने लगे थे। पहले जो मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखों में भी एक हल्की सी जिज्ञासा थी। क्या पता यह लड़का सच में कुछ कर दिखाए। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। देव का पसीना बारिश के पानी में मिल रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, बस थोड़ा और, बस यह सर्किट पूरा हो जाए। उसका प्लान यह था कि वह इस सर्किट को मोबाइल से जोड़ेगा ताकि वह फोन एक शक्तिशाली रिसीवर बन जाए, और फिर उस फोन को पतंग में बांधकर 300-400 फीट ऊपर आसमान में भेजेगा। वहां शायद किसी दूर के टॉवर का सिग्नल मिल जाए, और फिर वह ब्लूटूथ हेडसेट के जरिए नीचे से बात करेगा। हाँ, उसके पास एक पुराना ब्लूटूथ हेडसेट था जो उसने 1 महीने पहले ही ठीक किया था। अगर फोन ऊपर है और ब्लूटूथ उसके कान में, तो वह बात कर सकता है, लेकिन ब्लूटूथ की रेंज कम होती है। यह सबसे बड़ी समस्या थी। उसे फोन को स्पीकर मोड पर रखना होगा या कुछ और जुगाड़ करना होगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसकी आधी बनी पतंग उड़ने लगी। देव ने झपट कर उसे पकड़ा। नहीं, अभी नहीं। उसे पतंग को संतुलित करना था। अगर पतंग भारी हुई तो उड़ेगी नहीं, और अगर हल्की हुई तो तूफान में फट जाएगी। यह इंजीनियरिंग की परीक्षा थी, एक अनपढ़ लेकिन जीनियस दिमाग की परीक्षा। देव ने अपनी कमीज फाड़कर पतंग की पूंछ बनाई ताकि वह हवा में स्थिर रहे। अब वक्त था सबसे महत्वपूर्ण चीज का। डोर। साधारण धागा टूट जाएगा। मांझा उसके पास था नहीं। उसने नायलॉन की रस्सी को खोला जो घर में कपड़े सुखाने के लिए बंधी थी। वह मजबूत थे लेकिन भारी थी। देव ने रिस्क लिया। रात गहरा गई थी। बारिश फिर से तेज हो गई थी। देव तैयार था। उसके हाथ में वह अजीबोगरीब दिखने वाली प्लास्टिक और बांस की पतंग थी, जिस पर बीचों बीच टेप और रस्सियों से उसका कीमती मोबाइल फोन और वह तांबे के तारों वाला जुगाड़ बंधा हुआ था। फोन को उसने एक प्लास्टिक की थैली में लपेटा था ताकि पानी न जाए। हे भगवान, देव ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। आज तक मैंने सिर्फ खिलौने बनाए, आज लाज रख लेना। उसने पतंग को हवा में छोड़ दिया। हवा इतनी तेज थी कि पतंग तुरंत उसके हाथ से छूटकर ऊपर भागी। रस्सी उसके हाथों को काट रही थी। जा जा, ऊपर जा, देव चिल्लाया। पतंग ऊपर उठी, लेकिन फिर हवा के थपेड़े से नीचे गोता खाने लगी। सबका दिल हलक में आ गया। अगर पतंग पानी में गिर गई तो फोन खराब हो जाएगा और उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। देव ने तेजी से रस्सी खींची, ढील दी, फिर खींचा। यह पतंगबाजी का खेल नहीं था, यह मौत और जिंदगी की लड़ाई थी। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वह कबाड़ की पतंग ऊपर उठने लगी। अंधेरे आसमान में वह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रस्सी का तनाव बता रहा था कि वह ऊपर जा रही है। 100 फीट, 200 फीट। देव के कान में वह ब्लूटूथ हेडसेट लगा था। उसने फोन को पहले ही रीडायल मोड पर डाल रखा था।
वह लगातार इमरजेंसी नंबर और सेना के हेल्पलाइन नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके कान में सिर्फ 222 की आवाज आ रही थी, नेटवर्क नहीं था। और ऊपर जाना होगा, देव ने दांत भींच कर कहा। रस्सी खत्म होने वाली थी। उसने पास खड़े एक लड़के से कहा, ओए छोटू, वो दूसरी रस्सी ला, जल्दी बांध। बारिश उनकी आंखों में चुभ रही थी। वे भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन देव का ध्यान सिर्फ उस अदृश्य सिग्नल पर था। अचानक उसके कान में एक हल्की सी खरखराहट हुई, फिर सन्नाटा और फिर एक बहुत ही कमजोर आवाज आई, हेलो हेलो, कौन है? देव का दिल जोर से धड़का। उसने जोर से चिल्लाया, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम सुंदरपुर से बोल रहे हैं, यहां बाढ़ है, हम डूब रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज कट कट कर आ रही थी। आवाज साफ नहीं। कौन? सिग्नल बहुत कमजोर था। पतंग हवा में डोल रही थी। नेटवर्क आ रहा था और जा रहा था। देव जानता था कि यह काफी नहीं है, उसे पतंग को एक जगह स्थिर करना होगा। लेकिन इस तूफान में यह कैसे संभव था? तभी एक और मुसीबत आ गई। पतंग की रस्सी जिस पुराने छज्जे से रगड़ खा रही थी, वह कमजोर होकर टूटने वाली थी। अगर रस्सी टूटी तो सब खत्म। देव ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो रस्सी को गाइड कर सके और करंट अगर बिजली गिरे से भी बचा सके। तभी उसकी नजर अपनी दादी की पुरानी लकड़ी की चरखी पर पड़ी जो कोने में रखी थी। पकड़ो इसे। देव ने रस्सी एक आदमी को थमाई और खुद उस चरखी को सेट करने लगा। संघर्ष जारी था। ऊपर आसमान में एक अकेली पतंग तूफान से लड़ रही थी और नीचे एक अकेला लड़का मौत को मात देने की कोशिश कर रहा था। क्या उसकी यह कबाड़ की तकनीक सेना तक उसकी आवाज पहुंचा पाएगी या यह सब पानी में बह जाएगा? देव की हथेलियां अब सुन्न पड़ चुकी थीं। नायलॉन की वह पतली रस्सी उसके हाथों की खाल को चीरकर मांस तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। खून की कुछ बूंदें टपककर बारिश के पानी में मिल रही थीं। उसके आसपास खड़े गांव वाले, जो कुछ देर पहले तक उसे पागल समझ रहे थे, अब अपनी सांसें रोके उस ब्लूटूथ हेडसेट की तरफ देख रहे थे जो देव के कान में लगा था। हवा का शोर इतना ज्यादा था कि कुछ भी सुन पाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन देव का पूरा ध्यान, उसकी पूरी आत्मा उस एक आवाज पर केंद्रित थी जो रुक रुक कर आ रही थी। हेलो हेलो, क्या कोई सुन रहा है? यह आर्मी कंट्रोल रूम है, ओवर। देव का दिल जोर से धड़का। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ साहब, मैं सुन रहा हूं। मैं सुंदरपुर से बोल रहा हूं साहब, हम मुसीबत में हैं। उधर कंट्रोल रूम में बैठा हवलदार शर्मा अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। बाहर तूफान था और सारे टावर गिर चुके थे। ऐसे में किसी का कॉल आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे लगा शायद कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। सुंदरपुर, वहां तो कोई नेटवर्क नहीं है। तुम कौन हो और किस लाइन से बात कर रहे हो? हवलदार की आवाज में शक था। देव चिल्लाया, साहब, मैं देव हूं। नेटवर्क नहीं है साहब। मैंने अपना फोन पतंग पर बांधकर ऊपर भेजा है। यह जुगाड़ है साहब, प्लीज फोन मत काटना। यहां 500 लोग फंसे हैं। मेरा गांव डूब रहा है साहब। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। हवलदार शर्मा ने अपने साथी की तरफ देखा। पतंग? यह लड़का कह रहा है कि यह पतंग से बात कर रहा है। तभी वहां मेजर विक्रम आ गए। मेजर विक्रम एक सख्त लेकिन दरिया दिल अफसर थे। उन्होंने हवलदार के चेहरे पर हैरानी देखी और पूछा, क्या हुआ? कौन है लाइन पर? सर, कोई बच्चा है, कह रहा है सुंदरपुर में बाढ़ में फंसा है और पतंग उड़ाकर सिग्नल पकड़ रहा है, हवलदार ने बताया। मेजर विक्रम ने हेडसेट अपने कान में लगाया। हेलो बेटा, मैं मेजर विक्रम बोल रहा हूं। डरो मत, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे चारों तरफ क्या है? देव की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मेजर, सेना का एक बड़ा अफसर उससे बात कर रहा था। उसे लगा जैसे साक्षात भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। मेजर साहब, चारों तरफ सिर्फ पानी है। हमारे घर डूब गए हैं। हम छतों पर बैठे हैं। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। बच्चे रो रहे हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बांध टूट गया है साहब, हमें बचा लीजिए। मेजर विक्रम ने बैकग्राउंड में हवा की साएं साएं और बच्चों के रोने की हल्की आवाज सुनी। उनका तजुर्बा बता रहा था कि यह झूठ नहीं है। उस बच्चे की आवाज में जो डर और उम्मीद थी, वह कोई नाटक नहीं कर सकता था। देव, मेजर ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में कहा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने पतंग से संपर्क किया है, लेकिन अगर यह सच है
तो तुम आज बहुतों की जान बचाने वाले हो। क्या तुम मुझे अपनी लोकेशन, अपनी जगह का सही अंदाजा बता सकते हो? देव ने इधर उधर देखा। अंधेरा था, लेकिन बिजली की चमक में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ और मंदिर का शिखर दिखाई दिया। साहब, हम पुराना शिव मंदिर के पास वाले टीले पर हैं। गांव का नाम सुंदरपुर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्वी किनारे पर है। प्लीज जल्दी आइए, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तभी एक जोरदार झटका लगा। हवा ने दिशा बदली और पतंग ने एक जोर का गोता खाया। देव का संतुलन बिगड़ा और वह कीचड़ में गिरते गिरते बचा। रस्सी उसके हाथ से फिसलने ही वाली थी कि दादाजी, जो अब तक खाट पर बेसुध पड़े थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर देव का पैर पकड़ लिया। गिरना मत देव, गिरना मत, दादाजी ने बुदबुदाते हुए कहा। देव ने दांत भींचकर रस्सी को अपने कंधे पर लपेटा। ब्लूटूथ में खरखराहट बढ़ गई थी। हेलो देव, क्या तुम वहां हो? मेजर की आवाज में चिंता थी। हाँ साहब, मैं यही हूं, बस पतंग बहुत भारी हो गई है, देव ने हाँफते हुए कहा। मेजर विक्रम ने तुरंत मैप पर सुंदरपुर को ढूंढा। वहां लाल निशान लगा था, जिसका मतलब था बेहद खतरनाक क्षेत्र। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर कमांड दी। अल्फा टीम, तुरंत तैयार हो जाओ, सुंदरपुर के लिए निकलना है। हेलीकॉप्टर तैयार करो, यह कोई ड्रिल नहीं है, वहां 500 लोग फंसे हैं। फिर वे वापस देव से मुखातिब हुए। देव, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने यहां से टीम भेज दी है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। हेलीकॉप्टर को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? जी साहब, बताइए, देव ने कहा। उसका शरीर ठंड से अकड़ रहा था, लेकिन उसका हौसला चट्टान जैसा था। तुम्हें वह पतंग उड़ाए रखनी होगी देव। तुम्हारा फोन ही हमारे लिए लाइट हाउस है। हम तुम्हारे फोन के सिग्नल को ट्रैक करके ही तुम तक पहुंच पाएंगे। अगर तुमने पतंग गिरा दी या फोन बंद हो गया, तो हम तुम्हें इस अंधेरे और तूफान में कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो? देव के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सब कुछ उसी पर टिका था। उन 500 लोगों की जिंदगी अब उस नायलॉन की रस्सी और उसके नन्हे कंधों पर थी। मैं कोशिश करूंगा साहब, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, देव ने कसम खाते हुए कहा। लेकिन कुदरत देव की परीक्षा लेना चाहती थी। बारिश अब ओलों में बदल गई थी। छोटे छोटे पत्थर आसमान से बरसने लगे। छत पर खड़े लोग चीखने लगे। देव बेटा, छोड़ दे रस्सी, हाथ कट जाएंगे तेरे, काका ने चिल्लाया। नहीं काका, देव ने पलटकर गरजते हुए कहा। बात हो गई है, फौज आ रही है, मेजर साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक यह पतंग उड़ेगी तब तक उन्हें हमारा पता चलेगा। अगर यह गिर गई तो हम सब मर जाएंगे। यह सुनते ही गांव वालों में बिजली दौड़ गई। फौज आ रही है। उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। जो लोग डर के मारे दुबक कर बैठे थे, वे खड़े हो गए। 2 नौजवान लड़के आगे आए और उन्होंने देव के पीछे से रस्सी को थाम लिया। हम भी पकड़ेंगे देव, अकेले तुझसे नहीं संभलेगा, एक लड़के ने कहा। अब 3 लोग उस रस्सी को थामे हुए थे, जैसे वे अपनी जिंदगी की डोर थामे हों। उधर हेडक्वार्टर में मेजर विक्रम स्क्रीन पर एक टिमटिमाते हुए बिंदु को देख रहे थे। वह देव का फोन था। सर, सिग्नल बहुत कमजोर है, ऑपरेटर ने कहा। और बैटरी सिर्फ 12% बची है। मेजर विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। 12%, और टीम को वहां पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। उन्होंने फिर से माइक उठाया। देव बेटा, एक बुरी खबर है। तुम्हारे फोन की बैटरी बहुत कम है। तुम्हें फोन को बचाना होगा। ज्यादा बात मत करो, बस लाइन चालू रखो। हम आ रहे हैं, हिम्मत मत हारना। देव ने ऊपर अंधेरे आसमान में देखा। उसे अपना फोन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि वहां ऊपर उसकी बैटरी लाल निशान पर चल रही होगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे बिजली के देवता, बस थोड़ी देर और चलने दो। समय जैसे थम गया था। हर एक मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। बारिश की बूंदें अब बंदूक की गोली की तरह चुभ रही थीं। देव और उसके साथी भीगकर पस्त हो चुके थे। रस्सी उनके कंधों पर घाव बना रही थी। अचानक एक और मुसीबत आई। जिस चरखी का सहारा उन्होंने लिया था, वह ज्यादा तनाव के कारण चटकने लगी थी। लकड़ी की चरखी से छट छट की आवाज आ रही थी। चरखी टूट रही है, एक लड़के ने चिल्लाया। अगर चरखी टूटी तो रस्सी का झटका इतना तेज होगा कि वह उन तीनों को खींचकर छत से नीचे उफनते पानी में गिरा देगा, या फिर रस्सी हाथ से छूट जाएगी और पतंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। देव का दिमाग कंप्यूटर की तरह चला। चरखी छोड़ दो,
रस्सी को पिलर खंभे से बांधो, जल्दी। लेकिन तनाव इतना ज्यादा था कि रस्सी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बांधना मौत को दावत देने जैसा था। जरा सी चूक और उंगलियां कट सकती थीं। मैं पकड़ता हूं, तुम बांधो, देव ने कहा। उसने पूरी रस्सी का भार अपने ऊपर ले लिया। उसकी नसों में जैसे आग लग गई थी। वह चीखा दर्द से, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसकी चीख सुनकर, उसकी हिम्मत देखकर गांव की औरतें रोने लगीं। वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, इस अनाथ बच्चे की रक्षा करना। इसने हमारे लिए यमराज से पंजा लड़ाया है। तभी दूर आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक अलग आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसे हर भारतीय पहचानता है। वह गड़गड़ाहट बादलों की नहीं थी, वह गड़गड़ाहट थी उन पंखों की जो तूफानों को चीर कर आते हैं। हेलीकॉप्टर, किसी ने चिल्लाया। आवाज आ रही है। देव ने भी सुना। धड़ 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 धड़। मेजर विक्रम की आवाज ब्लूटूथ पर आई, लेकिन इस बार आवाज साफ थी, जैसे वह बहुत पास हो। देव, हम तुम्हारे ऊपर हैं। क्या तुम्हें हमारी लाइट दिखाई दे रही है? देव ने सिर उठाकर ऊपर देखा। घने काले बादलों के बीच एक तेज रोशनी की किरण ने अंधेरे को चीर दिया। वह सर्च लाइट थी। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। उस रोशनी में देव को अपनी पतंग भी दिखाई दी, जो एक छोटे से योद्धा की तरह अभी भी तूफान से लड़ रही थी। साहब, आप आ गए, देव रो पड़ा। खुशी के आंसू बारिश में मिल गए। हम यहां हैं, नीचे देखिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर आ तो गया था, लेकिन उसे नीचे उतरने की जगह नहीं मिल रही थी। चारों तरफ पानी था और छतें इतनी कमजोर थीं कि हवा के दबाव से गिर सकती थीं। और सबसे बड़ी बात, देव की पतंग अब हेलीकॉप्टर के रोटर पंखों के लिए खतरा बन सकती थी। अगर पतंग की नायलॉन की रस्सी हेलीकॉप्टर के पंखों में उलझ गई तो बचाने वाले और बचने वाले दोनों मारे जाएंगे। मेजर विक्रम को भी यह खतरा दिख गया। देव, सुनो, मेजर की आवाज में अब कमान थी। हमें रस्सी काटनी होगी, तुरंत। अगर वह रस्सी हमारे रोटर में फंसी तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। रस्सी काटो देव। देव सन्न रह गया। रस्सी काटना मतलब अपना फोन, अपनी मेहनत, अपना वह जादुई टावर हमेशा के लिए खो देना। वह फोन उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। लेकिन साहब, मेरा फोन। देव का गला रुंध गया। बेटा, जान जरूरी है या फोन? मेजर ने डांटा नहीं, बल्कि समझाया। तुमने अपना काम कर दिया, तुम हीरो हो। अब हमें अपना काम करने दो। रस्सी काटो। देव ने एक पल के लिए उस पतंग को देखा जो बादलों में ओझल हो रही थी। फिर उसने अपने पास पड़े एक जंग लगे चाकू को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रस्सी पर चाकू रखा। अलविदा दोस्त, उसने धीमे से कहा, और एक झटके में रस्सी काट दी। रस्सी के तनाव से मुक्त होते ही पतंग रॉकेट की तरह ऊपर बादलों में खो गई, अपने साथ देव का फोन और वह जुगाड़ सर्किट लेकर। लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। उसने उन 500 लोगों और दुनिया के बीच का पुल बना दिया था। अब हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे लटकाई गई। उस पर एक कमांडो लटक रहा था। वह फरिश्ते की तरह नीचे उतरा। उसने छत पर पैर रखा और सबसे पहले देव के पास गया। देव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था और वह बुरी तरह हाफ रहा था। कमांडो ने देव को कंधों से पकड़कर उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उस कमांडो की वर्दी पर लिखा था, इंडियन आर्मी। शाबाश शेर, कमांडो ने कहा, तूने तो कमाल कर दिया। देव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थकान, दर्द और भूख ने अपना असर दिखाया। वह बेहोश होकर उस फरिश्ते की बाहों में गिर गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसे बारिश की नहीं, बल्कि एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। वह हेलीकॉप्टर के अंदर था। उसके बगल में दादाजी लेटे थे, जिन्हें डॉक्टर ऑक्सीजन दे रहे थे, और सामने मेजर विक्रम बैठे थे, जो उसे एक पिता की तरह देख रहे थे। देव हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। साहब, गांव वाले। मेजर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस लिटा दिया। आराम करो सिपाही, सबको बचा लिया गया है। नावें पहुंच गई हैं। तुम्हारा काम पूरा हुआ। देव ने राहत की सांस ली। उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सब कुछ छोटा दिख रहा था। वह पहली बार उड़ रहा था, लेकिन यह उड़ान वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। मेजर ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और देव की तरफ बढ़ाई। लो, मुंह मीठा करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जीनियस? देव कुमार, उसने धीरे से कहा।
नहीं, मेजर मुस्कुराए। आज से तुम्हारा नाम सिर्फ देव नहीं, पतंग वाला फौजी है। लेकिन देव नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। वह बच तो गया था, लेकिन उसका टैलेंट अब सेना की नजर में आ चुका था और देश के दुश्मन भी कहीं ना कहीं इस खबर को सुन रहे थे। एक ऐसा दिमाग जो कचरे से कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकता है, वह किसी के लिए वरदान था तो किसी के लिए बहुत बड़ा खतरा। गुवाहाटी के आर्मी बेस कैंप में देव की सुबह एक अजीब सी खामोशी के साथ हुई। यहां मुर्गे की बांग नहीं, बल्कि बिगुल की तेज आवाज गूंजती थी। देव ने अपनी आंखें खोली। वह एक साफ सुथरे बिस्तर पर था, सफेद चादर, गरम कंबल। उसने अपने जीवन में इतना नरम बिस्तर कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे अपने दादाजी की वह पुरानी खटिया याद आ रही थी। उसे अपने घर की वह मिट्टी की खुशबू याद आ रही थी जो बारिश के बाद सौंधी हो जाती थी। मेजर विक्रम ने अपना वादा निभाया था। देव के दादाजी का इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा था और वे अब खतरे से बाहर थे। लेकिन देव के लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। नाश्ते की मेज पर देव सहमा हुआ बैठा था। उसके आसपास वर्दी पहने जवान थे जो बहुत अनुशासन से खाना खा रहे थे। देव ने अपनी प्लेट में देखा ब्रेड, मक्खन और ऑमलेट। उसने कभी ब्रेड नहीं खाई थी। वह तो बासी रोटी और प्याज खाने वाला लड़का था। उसने झिझकते हुए ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा। तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वह मेजर विक्रम थे। खाना पसंद नहीं आया देव? देव खड़ा हो गया। नहीं साहब, बस आदत नहीं है। मेजर मुस्कुराए। आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। नाश्ते के बाद मेजर विक्रम देव को एक बड़ी इमारत की तरफ ले गए। यह सेना का तकनीकी विभाग, टेक्निकल विंग था। यहां बड़े बड़े इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक काम करते थे। अंदर घुसते ही देव की आंखें फटी रह गईं। वहां इतनी मशीनें, इतने तार और इतनी बत्तियां थीं कि उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। मेजर विक्रम ने एक कमरे का दरवाजा खोला। वहां 4-5 अफसर खड़े थे जो किसी नक्शे और मशीन पर बहस कर रहे थे। जेंटलमैन, मेजर विक्रम ने कहा, मिलिए हमारे नन्हे मेहमान से। यह देव है। सारे अफसर पलट गए। उनमें से एक लंबा और रोबदार अफसर आगे आया। उसकी वर्दी पर कई मेडल लगे थे। नाम था कैप्टन रोहन। कैप्टन रोहन IIT ईट से पढ़े हुए गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर थे। उन्हें अपनी पढ़ाई और डिग्री पर बहुत गर्व था। कैप्टन रोहन ने देव को ऊपर से नीचे तक देखा। देव ने एक ढीली ढाली कमीज और पुरानी पैंट पहन रखी थी जो उसे कैंप से मिली थी। उसके पैरों में हवाई चप्पल थी। तो यह है वह पतंग वाला। कैप्टन रोहन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेजर, मैंने सुना है इसने एक पुराने फोन से सिग्नल पकड़ा था। किस्मत अच्छी थी बच्चे की। मेजर विक्रम ने गंभीरता से कहा, किस्मत नहीं रोहन, काबिलियत। इसने वह किया जो हमारे करोड़ों के उपकरण नहीं कर पाए। कैप्टन रोहन हंस पड़े। मेजर, जुगाड़ को इंजीनियरिंग नहीं कहते। तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। हमें यहां पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, कबाड़ जोड़ने वालों की नहीं। देव का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। वह जानता था कि वह अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन उसे तुक्का शब्द चुभ गया। मेजर विक्रम को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्होंने कहा, ठीक है कैप्टन, अगर आपको शक है तो क्यों न एक परीक्षा हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैप्टन रोहन ने भौहें चढ़ाईं। परीक्षा इस बच्चे की हमारे साथ? हां, मेजर ने कहा। मेरे पास एक पुराना वायरलेस सेट है, 1971 की लड़ाई के जमाने का। वह बरसों से खराब पड़ा है। उसके स्पेयर पार्ट्स पुर्जे अब दुनिया में कहीं नहीं मिलते। हमारे बेहतरीन इंजीनियरों ने हार मान ली है। अगर देव ने उसे बिना किसी नए पुर्जे के ठीक कर दिया तो क्या आप इसे अपनी टीम में स्वीकार करेंगे? कैप्टन रोहन ने देव की तरफ देखा, जो डरा हुआ लग रहा था। ठीक है मेजर, अगर इसने वह कबाड़ ठीक कर दिया तो मैं खुद इसे सैल्यूट करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इसे वापस इसके गांव भेज देना। यह फौज है, यहां बच्चों का काम नहीं। देव ने मेजर विक्रम की तरफ देखा। मेजर की आंखों में भरोसा था। उन्होंने धीरे से कहा, जाओ देव, दिखा दो कि मिस्त्री क्या कर सकता है। देव को एक मेज के पास ले जाया गया। वहां एक धूल खाया, भारी भरकम वायरलेस रेडियो सेट रखा था। उसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था। अंदर तारों का जंजाल था। देव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब से अपना वह छोटा सा पचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला जो वह हमेशा साथ रखता था। उसने मशीन को हाथ लगाया। उसके लिए मशीन बेजान वस्तु नहीं थी।
वह उनसे बात करता था। उसने मन ही मन कहा, नाराज मत होना दोस्त, बस तुम्हारी बीमारी ठीक करने आया हूं। कैप्टन रोहन और बाकी इंजीनियर हाथ बांधे खड़े देख रहे थे। वे घड़ी देख रहे थे। देव ने देखा कि रेडियो का मुख्य सर्किट जल चुका है। करंट आगे नहीं बढ़ रहा था। इसे ठीक करने के लिए एक खास तरह का फ्यूज चाहिए था जो अब नहीं मिलता था। कोई भी आम इंजीनियर यही कहता कि यह नामुमकिन है, लेकिन देव इंजीनियर नहीं था। वह तो सुंदरपुर का देव था, जिसने अभाव में जीना सीखा था। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने सिगरेट के पैकेट पर पड़ी जो किसी ने डस्टबिन में फेंका था। उस पैकेट के अंदर एक पतली सी चमकीली पन्नी फॉयल थी। देव उठा और उस पन्नी को उठा लाया। यह क्या कर रहा है? कचरा उठा रहा है, एक जूनियर अफसर ने फुसफुसाते हुए कहा। देव ने उस पन्नी को बारीक मोड़ा। फिर उसने अपनी चप्पल के नीचे से एक छोटा सा रबर का टुकड़ा काटा। उसने जली हुई जगह पर उस पन्नी को एक खास तरीके से लगाया और रबर से उसे दबा दिया। फिर उसने एक पुरानी पेंसिल को छीला और उसके अंदर का काला सुरमा ग्रेफाइट निकालकर उसे सर्किट के दो सिरों के बीच रगड़ दिया। कैप्टन रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या तमाशा है। बच्चे, ड्राइंग क्लास चल रही है क्या? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसने आखिरी तार जोड़ा। फिर उसने मशीन के ऊपर हाथ फेरा, जैसे दादाजी के पैरों पर फेरता था। उसने स्विच दबाया। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। कैप्टन रोहन के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना मेजर, यह तभी चर्रर छर्रर। मशीन के स्पीकर से एक आवाज आई और फिर एक साफ आवाज गूंजी, अल्फा 1, चेकिंग 1 2 3। रेडियो का लाल बत्ती जल उठा था। वह मरा हुआ यंत्र अब सांस ले रहा था। पूरे कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। कैप्टन रोहन की मुस्कान गायब हो गई थी। वे मुंह खोले उस मशीन को देख रहे थे। यह कैसे मुमकिन है? एक इंजीनियर आगे बढ़ा। उसने झुककर देखा। सर, इसने पेंसिल के ग्रेफाइट को रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल किया है और सिगरेट की पन्नी को कंडक्टर की तरह। इसने तो पूरा सर्किट ही बायपास कर दिया। मेजर विक्रम के चेहरे पर गर्व की चमक थी। वे आगे बढ़े और उन्होंने देव के कंधे पर हाथ रखा। सुना आपने कैप्टन, इसे कहते हैं देसी दिमाग। किताबों में जो नहीं लिखा होता वह अनुभव सिखाता है। देव ने धीरे से अपना पचकस जेब में रखा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे घमंड नहीं था, बस राहत थी कि उसे वापस गांव नहीं भेजा जाएगा। कैप्टन रोहन धीरे धीरे देव के पास आए। उनका अहंकार टूट चुका था। वे एक सच्चे फौजी थे और फौजी हमेशा काबिलियत की कद्र करता है। उन्होंने अपनी टोपी ठीक की और देव के सामने सीधे खड़े हुए। मारी देव के मास्ट में। मैं गलत था, कैप्टन रोहन ने भारी आवाज में कहा। तुम सिर्फ मिस्त्री नहीं हो, तुम उस्ताद हो। और फिर जैसा वादा किया था, कैप्टन ने उस 17 साल के बच्चे को सैल्यूट किया। उस दिन के बाद देव की जिंदगी बदल गई। उसे अब छोटू या बच्चा नहीं, बल्कि जूनियर एक्सपर्ट बुलाया जाने लगा। उसे सेना की वर्कशॉप में जाने की आजादी मिल गई। वह वहां नई नई चीजें सीखने लगा। उसने जाना कि रडार कैसे काम करता है, सैटेलाइट फोन क्या होता है, लेकिन उसने अपना तरीका नहीं छोड़ा। वह हमेशा सोचता था कि इन महंगी मशीनों का काम सस्ती चीजों से कैसे लिया जा सकता है। लेकिन किस्मत को देव से कुछ और ही चाहिए था। शांति के ये दिन ज्यादा चलने वाले नहीं थे। 2 हफ्ते बाद एक रात को बेस कैंप में अचानक सायरन बजने लगा। यह खतरे की घंटी थी। देव हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि बाहर सैनिकों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। मेजर विक्रम वर्दी पहनकर तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे। देव भी उनके पीछे भागा। साहब, क्या हुआ? मेजर विक्रम रुके। उनका चेहरा तनाव में था। देव, तुम यहां रुको, यह बड़ों का मामला है। साहब, मुझे भी बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, देव ने जिद की। मेजर ने एक पल सोचा, फिर कहा, आओ। कंट्रोल रूम में नक्शे पर एक लाल बत्ती जल रही थी। यह जगह भारत की सीमा के पास ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में थी। हमारी एक टुकड़ी गश्त पेट्रोल पर निकली थी। मेजर ने नक्शे पर उंगली रखते हुए बताया। वहां एक बर्फीला तूफान आया है, बहुत भयानक तूफान। उनका संपर्क टूट गया है। आखिरी बार जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनके पास एक घायल साथी है और वे एक गुफा में छिपे हैं, लेकिन अब उनका रेडियो बंद है। हमें उनकी लोकेशन नहीं मिल रही। तो हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं लेते? देव ने पूछा। कैप्टन रोहन ने जवाब दिया, मुश्किल यही है छोटू, वह इलाका ब्लैक जोन है। वहां पहाड़ इतने ऊंचे और चुंबकीय मैग्नेटिक हैं कि हमारे आम रडार और सैटेलाइट वहां काम नहीं करते।
वहां सिर्फ एक ही तरीका काम करता है, जमीनी सिग्नल। लेकिन उनका रेडियो खराब है। अगर अगले 6 घंटे में हम उन तक नहीं पहुंचे तो वे ठंड से मर जाएंगे। कमरे में तनाव गहरा गया। सबके चेहरे लटके हुए थे। देश के 12 जवान बर्फ में फंसे थे और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना तकनीक के आगे लाचार थी। देव नक्शे को घूरता रहा। उसकी आंखों में वही चमक वापस आ रही थी जो उस रात बाढ़ में पतंग उड़ाते वक्त आई थी। साहब, देव ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर रडार काम नहीं कर रहा तो हमें रडार की जरूरत ही नहीं है। सब उसकी तरफ मुड़े। क्या मतलब? मेजर ने पूछा। साहब, मेरे गांव में जब चूहा बिल में घुस जाता था तो हम उसे देखने के लिए बिल में नहीं घुसते थे। हम बिल के बाहर खाना रखते थे ताकि वह खुद बाहर आए। देव ने एक अजीब सा उदाहरण दिया। साफ साफ बोलो देव, कैप्टन रोहन ने कहा। साहब, अगर हम उन तक नहीं पहुंच सकते तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वे हमें सिग्नल भेजें। लेकिन उनके पास रेडियो नहीं है तो हमें उन्हें रेडियो भेजना होगा। हवा से नहीं, जमीन से भी नहीं। तो फिर कैसे? देव ने अपनी जेब से वही पुराना पचकस निकाला और मेज पर रखा। पानी से। साहब, बर्फ जमी हुई है लेकिन उसके नीचे पानी बहता है। मैंने सुना है ध्वन, साउंड, हवा से ज्यादा तेज पानी या ठोस बर्फ में चलती है। उसने एक कागज लिया और उस पर कुछ बनाने लगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए मुझे वहां जाना होगा, उस बर्फीले पहाड़ पर। मेजर विक्रम ने मना कर दिया। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम सिविलियन हो और वह जगह युद्ध का मैदान है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। साहब, देव ने मेजर की आंखों में देखा। आपने उस दिन कहा था कि मैं पतंग वाला फौजी हूं। आज आपके फौजी भाइयों को मेरी जरूरत है। अगर मैं यहां बैठा रहा और वे वहां मर गए तो मेरी सारी कारीगरी बेकार है। मुझे ले चलिए साहब। मैं वादा करता हूं मैं बोझ नहीं बनूंगा। मेजर विक्रम ने देव के चेहरे पर वह जिद देखी जो उन्हें अपने युवा सैनिकों में दिखती थी। उन्होंने कैप्टन रोहन की तरफ देखा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मेजर ने फैसला लिया। तैयार हो जाओ देव, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। और हां, मोटे कपड़े पहन लेना, वहां ठंड तुम्हारी हड्डियों को भी जमा सकती है। कुछ ही देर बाद एक भारी भरकम मिलिट्री ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। ट्रक के पीछे बैठा देव अपने औजारों के बैग को सीने से लगाए बैठा था। उसके बगल में बैठे सैनिक अपनी राइफल साफ कर रहे थे। देव के पास कोई बंदूक नहीं थी। उसका हथियार उसका दिमाग था। और इस बार दुश्मन बाढ़ नहीं थी, इस बार दुश्मन था हिमालय का जानलेवा मौसम और सरहद पार की अनदेखी मुसीबत। क्या देव का देसी विज्ञान, देसी साइंस -30 डिग्री की ठंड में काम करेगा, या यह उसकी आखिरी यात्रा होगी? हिमालय की वह रात कयामत की रात थी। ट्रक का इंजन घूर्रा रहा था, लेकिन बाहर की हवा की आवाज उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका था। देव ने 3 स्वेटर पहन रखे थे, फिर भी उसकी हड्डियों में ठंड चुभ रही थी। मेजर विक्रम और कैप्टन रोहन के चेहरे भी सख्त हो गए थे। वे जानते थे कि इस मौसम में इंसान का खून भी जम सकता है। ट्रक एक जगह आकर रुक गया। सामने सिर्फ सफेदी थी, न रास्ता दिख रहा था, न पहाड़, सिर्फ उड़ती हुई बर्फ। हम पहुंच गए हैं, ड्राइवर ने कहा। जीपीएस के हिसाब से वे इसी इलाके में कहीं होने चाहिए। मेजर विक्रम ने दरवाजा खोला। बर्फीली हवा का एक थपेड़ा अंदर आया, जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। वे नीचे उतरे। उनके जूते घुटनों तक बर्फ में धंस गए। देव भी अपने औजारों का थैला लेकर नीचे उतरा। उसे लगा जैसे उसका चेहरा सुन्न हो गया है। रोहन, स्थिति क्या है? मेजर ने चिल्लाकर पूछा ताकि हवा के शोर में आवाज जा सके। कैप्टन रोहन ने एक अजीब सा यंत्र डिवाइस हाथ में ले रखा था। वे उसे बार बार ठोक रहे थे। सर, सब जाम है, बैटरी काम नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, हम अंधे हैं सर। देव ने चारों तरफ देखा। उसने अपने दस्ताने उतारे। मेजर ने देखा तो डांटा, पागल हो गए हो, हाथ काले पड़ जाएंगे, फ्रॉस्ट बाइट। साहब, दस्तानों से नब्ज पता नहीं चलती, देव ने कहा और जमीन पर बैठ गया। उसने बर्फ को हटाया। नीचे ठोस नीली बर्फ की परत थी। यह जमी हुई नदी थी। देव ने कान लगाकर उस बर्फ पर रखा। मेजर और कैप्टन उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या कर रहे हो? कैप्टन ने पूछा। देव ने आंखें बंद की। सुन रहा हूं साहब, बर्फ बात करती है। फिर देव खड़ा हुआ। साहब, वे लोग गुफा में हैं। गुफा पत्थर की होती है और पत्थर इस जमी हुई नदी से जुड़ा होगा। अगर वे जिंदा हैं और अगर वे मदद का इंतजार कर रहे हैं
तो वे जरूर कुछ न कुछ बजा रहे होंगे, लेकिन हम उन तक संकेत कैसे भेजें? चिल्लाने से आवाज वहां तक नहीं जाएगी, मेजर ने कहा। देव ट्रक की तरफ भागा। मुझे ट्रक का वह बड़ा वाला लोहे का सब्बल क्रोबार चाहिए और ट्रक की एक बैटरी, जल्दी। सैनिकों ने तुरंत उसे सामान ला दिया। देव ने लोहे के भारी सब्बल को पूरी ताकत से जमी हुई बर्फ में गाड़ दिया। वह लगभग 2 फीट अंदर चला गया। अब वह सब्बल बर्फ का हिस्सा बन चुका था। अब क्या? कैप्टन रोहन ने पूछा। देव ने अपने थैले से कुछ तार और एक पुराना सोलेनॉइड स्विच निकाला जो वह वर्कशॉप से उठा लाया था। यह स्विच गाड़ियों को स्टार्ट करने में काम आता है, जो खटखट की आवाज करता है। उसने उस स्विच को लोहे की रॉड से बांध दिया। साहब, देव ने कांपते हुए कहा, विज्ञान कहता है कि हवा से तेज आवाज ठोस चीजों में चलती है। अगर मैं इस लोहे की रॉड पर एक खास लय रिदम में चोट करूं एक नौबत से, तो वह कंपन, वाइब्रेशन इस पूरी जमी हुई नदी और इससे जुड़ी चट्टानों में मीलों दूर तक जाएगा। जैसे रेल की पटरी पर कान लगाने से ट्रेन के आने का पता बहुत पहले चल जाता है। मेजर विक्रम की आंखों में चमक आ गई। मोर्स कोड? तुम मोर्स कोड भेजना चाहते हो? हाँ साहब। SOS बचाओ बचाओ बचाओ। देव ने तारों को ट्रक की बैटरी से जोड़ा। जैसे ही उसने तार टच किया, सोलेनॉइड स्विच ने लोहे की रॉड पर जोर से मारा। घटाक। वह आवाज हवा में नहीं गूंजी, बल्कि वह कंपन सीधे बर्फ के नीचे चला गया। खटाक खटाक खटाक। 3 बार तेज, खट खट खट। 3 बार धीमा, खटाक खटाक खटाक। 3 बार तेज। यह एक अजीब सा नजारा था। हिमालय की गोद में मौत के सन्नाटे के बीच एक 17 साल का लड़का एक ट्रक की बैटरी और लोहे की रॉड से जमीन को पीट रहा था। वह दुनिया का सबसे सस्ता लेकिन सबसे जरूरी टेलीग्राम भेज रहा था। 10 मिनट बीत गए। देव लगातार तार जोड़ रहा था और हटा रहा था। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ गई थीं। उनमें खून नहीं बचा था। कोई जवाब नहीं। कैप्टन रोहन ने निराश होकर कहा, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मेजर विक्रम ने घड़ी देखी। देव, बस करो, हमें वापस जाना होगा। तूफान बढ़ रहा है। अगर हम यहां और रुके तो हम भी यहीं दफन हो जाएंगे। देव ने तार नहीं छोड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो गालों पर जम रहे थे। नहीं साहब, एक बार और, बस एक बार और। मेरे दादाजी कहते थे, जब तक दिल धड़क रहा है उम्मीद मत छोड़ो। उसने फिर से सिग्नल भेजा। इस बार उसने अपनी पूरी जान लगा दी। खटाक खटाक खटाक। और फिर उसने अपना कान उस लोहे की रॉड पर लगा दिया। सन्नाटा, सिर्फ हवा की साय साय। मेजर विक्रम ने ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी स्टार्ट करो। तभी देव चिल्लाया, रुको। सब रुक गए। आया, जवाब आया। देव की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहब, कान लगाइए, जल्दी। मेजर विक्रम तुरंत घुटनों के बल बैठे और अपना कान उस ठंडी लोहे की रॉड से सटा दिया। पहले कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर बहुत धीमे से, जैसे कोई पाताल लोक से दस्तक दे रहा हो, थक थक थक, एकदम सधी हुई लय। यह कुदरती आवाज नहीं थी, यह इंसान की आवाज थी। वे जिंदा हैं। मेजर विक्रम चिल्ला उठे। वे खुशी से पागल हो गए। वे जिंदा हैं रोहन, वे सुन रहे हैं। कैप्टन रोहन ने तुरंत अपना डिजिटल उपकरण निकाला। सर, कंपन की दिशा डायरेक्शन उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही है, लगभग 500 मीटर दूर, उस बड़ी चट्टान के पीछे। चलो, मेजर ने आदेश दिया। सैनिकों ने अपना सामान उठाया और उस दिशा में दौड़ पड़े। बर्फ कमर तक थी, चलना मुश्किल था, लेकिन अब उनके कदमों में एक नई जान आ गई थी। देव भी उनके पीछे पीछे भागा। अपना औजारों का थैला लिए वे उस जगह पहुंचे। वहां एक विशाल चट्टान के नीचे एक छोटा सा सुराख था जो बर्फ से ढक चुका था। अंदर जाना नामुमकिन लग रहा था। यही है, वे इसी के नीचे हैं, कैप्टन ने चिल्लाया। सैनिकों ने फावड़ों से बर्फ हटाना शुरू किया। 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक रास्ता बनाया। मेजर विक्रम सबसे पहले अंदर घुसे। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। 12 जवान एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। उनकी दाढ़ी और भौहों पर बर्फ जमी थी। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। बीच में एक छोटा सा वायरलेस सेट रखा था जिसे एक घायल जवान पत्थर से ठोक रहा था। वही थक थक की आवाज थी जिसने उन्हें बचाया था। मेजर, घायल जवान ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, हम जानते थे कोई ना कोई आएगा।
मेजर विक्रम ने उस जवान को गले लगा लिया। हम आ गए हैं मेरे भाई, हम आ गए हैं। देव गुफा के मुहाने पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारी ठंड गायब हो गई हो। उसने एक जिंदगी नहीं 12 जिंदगियां बचाई थीं, और वह भी एक लोहे की रॉड और पुरानी बैटरी से। सैनिकों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला जाने लगा। उन्हें कंबल और गर्म पेय दिया गया। हर कोई देव को देख रहा था। वे पूछ रहे थे, यह कौन है? नया भर्ती हुआ है क्या? मेजर विक्रम ने देव को पास बुलाया और सबके सामने कहा, यह हमारा जादुई हथियार है। अगर आज यह न होता तो हम तुम लोगों को कभी नहीं ढूंढ पाते। जवानों ने, जो उठने की हालत में भी नहीं थे, देव की तरफ देखकर हाथ हिलाया। एक बूढ़े सूबेदार ने अपने हाथ से अपनी घड़ी उतारी और देव की तरफ बढ़ाई। रख ले बेटा, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, लेकिन तूने मुझे मेरे बच्चों से मिलने का मौका दिया है। देव ने घड़ी लेने से मना कर दिया, लेकिन सूबेदार ने जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दी। वापसी का सफर शुरू हुआ। तूफान अब अपने चरम पर था। विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब खुश थे, मिशन सफल रहा था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। अचानक ट्रक के आगे एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ट्रक ने जोर से ब्रेक लगाया और फिसलते हुए खाई के किनारे जाकर रुका। एम्बुश, एम्बुश, हमला! कैप्टन रोहन चिल्लाया। पोजीशन लो। यह कुदरत का हमला नहीं था, यह दुश्मन का हमला था। धमाके की गूंज से पता चल रहा था कि यह मोर्टार का गोला था। सरहद पार से दुश्मनों ने उनकी हलचल देख ली थी। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना अपने जिंदा जवानों को वापस ले जाए। हम फंस गए हैं, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। आगे रास्ता बंद है और पीछे से फायरिंग हो रही है। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। वे सीटिंग डक बैठे हुए बत्तख बन गए थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और वे नीचे। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। घायल जवान लड़ नहीं सकते थे। गोला बारूद कम था। मेजर विक्रम ने अपनी राइफल लोड की। रोहन, तुम घायलों को देखो, मैं और मेरी टीम उन्हें रोकेंगे। लेकिन सर, वे संख्या में ज्यादा हैं और ऊंचाई पर हैं। हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, रोहन ने कड़वा सच कहा। तभी देव, जो ट्रक के कोने में दुबका बैठा था, धीरे से बोला, साहब, क्या मैं कुछ बोलूं? मेजर विक्रम ने गुस्से और झुंझलाहट में देखा। देव, यह साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है, यह जंग है, नीचे बैठो। साहब, देव की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। वे हमें नहीं देख सकते। वे सिर्फ आवाज और गर्मी, हीट का निशाना बना रहे हैं। मैंने देखा है कि वे हीट सीकिंग, गर्मी ढूंढने वाले रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें उन्हें एक नया निशाना देना होगा, एक बहुत बड़ा और गर्म निशाना, ताकि वे हम पर नहीं, उस पर गोली चलाएं। हमारे पास क्या है जो गर्म हो? कैप्टन ने पूछा। देव ने ट्रक के पीछे बंधे एक पुराने ड्रम की तरफ इशारा किया, जिसमें डीजल बचा हुआ था, और फिर उसने अपनी जेब से वह मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आवर्धक लेंस निकाला जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। हालांकि यहां सूरज नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में एक और जुगाड़ पक रहा था। साहब, देव ने कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए और थोड़ी सी माचिस की तीलियां। मैं उन्हें ऐसा ताशा दिखाऊंगा कि वे दिवाली समझ लेंगे। मेजर विक्रम ने देव के चेहरे पर वह पागलपन फिर से देखा। वह जानते थे कि यह लड़का जब भी कुछ कहता है तो कुछ न कुछ धमाका जरूर होता है। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, मेजर ने कहा। जो करना है करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। देव ट्रक के पीछे कूदा। गोलियां उसके सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल रही थीं। यह उसके जीवन का सबसे खतरनाक जुआ था। गोलियों की बौछार के बीच देव ट्रक के पीछे कूदा। उसके हाथ में वह भारी भरकम ड्रम था, जिसमें थोड़ा डीजल बचा हुआ था। यह ड्रम उसकी ढाल भी था और हथियार भी। उसने ड्रम को लुढ़काते हुए ट्रक से लगभग 50 मीटर दूर एक खड्डे की तरफ धकेल दिया। ठंड इतनी थी कि सांस जम रही थी, लेकिन डर के मारे देव का पसीना छूट रहा था। ऊपर पहाड़ी से दुश्मन लगातार फायर कर रहे थे। वे ट्रक की गर्मी, हीट सिग्नेचर को निशाना बना रहे थे। देव जानता था कि अगर उसने जल्दी नहीं किया तो अगला रॉकेट सीधा ट्रक पर गिरेगा और मेजर साहब समेत वो 12 घायल जवान मारे जाएंगे। देव उस खड्डे में पहुंचा। उसने ड्रम का ढक्कन खोला। डीजल की तीखी गंध हवा में फैल गई। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। हवा बहुत तेज थी। पहली तीली जलाई, बुझ गई। दूसरी जलाई, बुझ गई। हे भगवान, देव बुदबुदाया। हवा रोक दो, बस एक पल के लिए।
तभी उसे मेजर विक्रम की आवाज सुनाई दी, देव वापस आ जाओ, वे रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। देव ने ऊपर देखा। अंधेरे में उसे पहाड़ी पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। दुश्मन ने निशाना साध लिया था। अब उसके पास भागने का वक्त नहीं था। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे डीजल में डुबोया और माचिस की पूरी डिब्बी ही जला दी। आग भड़क उठी। उसने उस जलते हुए कपड़े को ड्रम के मुंह पर नहीं, बल्कि ड्रम के नीचे सूखी झाड़ियों और डीजल से भीगी जमीन पर फेंक दिया। आग तेजी से फैली और जैसे ही आग ने ड्रम के अंदर की गैस को पकड़ा, देव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे फेंका और बर्फ में मुंह के बल लेट गया। धूम! एक जोरदार धमाका हुआ। आग का एक विशाल गोला हवा में उठा। यह धमाका किसी बम जैसा नहीं, बल्कि किसी ज्वालामुखी जैसा था। डीजल के जलने से जबरदस्त गर्मी, हीट पैदा हुई। दुश्मन के थर्मल सेंसर्स भ्रमित हो गए। उनकी मशीनों ने ट्रक को छोड़ दिया और इस नए, बड़े और ज्यादा गर्म लक्ष्य को टैंक समझकर लॉक कर लिया। अगले ही पल दुश्मन का एंटी टैंक रॉकेट हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उस जलते हुए ड्रम से टकराया। कबूम! पहाड़ी गूंज उठी। बर्फ का तूफान सा आ गया। धमाका इतना तेज था कि दुश्मन को लगा उन्होंने भारतीय सेना की गाड़ी उड़ा दी है। उन्होंने फायरिंग रोक दी और जश्न मनाने लगे। धुएं और आग के गुबार के बीच मेजर विक्रम ने चिल्लाकर ड्राइवर को आदेश दिया, यही मौका है, गाड़ी भगाओ, हेडलाइट बंद रखना। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक अंधेरे में चीते की तरह भागा। मेजर ने पीछे मुड़कर देखा। देव कहां है? ट्रक रुका नहीं, लेकिन धीमा हो गया। मेजर का दिल बैठा जा रहा था। क्या उन्होंने उस बच्चे को खो दिया? तभी धुएं के बीच से एक काली परछाई लड़खड़ाते हुए सड़क की तरफ आती दिखी। वह देव था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, बाल जल गए थे, लेकिन वह जिंदा था। मेजर ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और हाथ बढ़ाकर देव को खींच लिया। देव ट्रक के फर्श पर गिर पड़ा, जोर जोर से सांस लेते हुए। कैप्टन रोहन ने उसे पानी दिया। तुम पागल हो, कैप्टन रोहन ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। तुम सचमुच पागल हो। देव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठा। साहब, दिवाली कैसी लगी? पूरे ट्रक में घायल जवानों के बीच एक हल्की सी हंसी दौड़ गई। वे मौत के मुंह से निकल आए थे। ट्रक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। अगली सुबह जब वे बेस कैंप पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। पूरी बटालियन लाइन लगाकर खड़ी थी। वे उन 12 जवानों के वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जब ट्रक रुका और उसमें से घायल साथी जिंदा बाहर निकले तो भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। जनरल साहब खुद हेलीकॉप्टर से आए थे। उन्होंने मेजर विक्रम से पूरी रिपोर्ट ली। तो आप कह रहे हैं कि इस 17 साल के लड़के ने, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने हमारे जवानों को बर्फ की कब्र से निकाला और फिर दुश्मन के रॉकेट को चकमा दिया? जनरल ने अविश्वास से पूछा। जी सर, मेजर विक्रम ने कहा, और उसने यह सब कबाड़ से किया। जनरल देव के पास गए। देव एक कोने में बैठा अपनी जली हुई शर्ट को देख रहा था। जनरल को देखकर वह खड़ा हो गया, लेकिन उसे सैल्यूट करना नहीं आता था। उसने बस हाथ जोड़ लिए। जनरल ने उसके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, आज तुमने जो किया है उसके लिए कोई भी मेडल छोटा है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? देव ने कुछ देर सोचा। उसे इनाम में पैसे मिल सकते थे, नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने अपनी जेब से वह पुराना पचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला और कहा, साहब, मेरे दादाजी कहते हैं कि हुनर को औजार चाहिए। मेरा गांव डूब गया है, मेरा घर नहीं है। मुझे बस एक ऐसी जगह दे दीजिए जहां मैं सीख सकूं और देश के लिए कुछ बना सकूं। मुझे इंजीनियर बनना है साहब। जनरल मुस्कुराए। इंजीनियर? तुम तो उससे भी आगे जाओगे। दृश्य बदलता है। 10 साल बाद नई दिल्ली का विज्ञान भवन खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के पत्रकार, वैज्ञानिक और मंत्री वहां मौजूद थे। मंच पर एक बड़ी सी चीज कपड़े से ढकी हुई थी। उद्घोषक ने माइक पर कहा, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए भारत के सबसे युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, डीआरडीओ डीआरडी के मुख्य सलाहकार मिस्टर देव राठौर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक 27 साल का नौजवान मंच पर आया। वह अब सूट बूट में था, चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। यह वही देव था, यह वही देव था। उसने माइक संभाला। 10 साल पहले मैं एक छत पर खड़ा था, हाथ में एक टूटी हुई पतंग और दिल में एक उम्मीद लेकर।
लोग कहते थे कि कबाड़ से कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर नीयत साफ हो तो कचरे से भी कंचन बन सकता है। उसने इशारा किया और पर्दा हटा दिया। वहां एक अत्याधुनिक ड्रोन रखा था। यह दुनिया का सबसे हल्का और सबसे तेज निगरानी ड्रोन था, जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलता था और बर्फ के तूफानों में भी देख सकता था। मैं आपको पेश करता हूं प्रोजेक्ट पतंग, देव ने गर्व से कहा। यह ड्रोन किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि हमारे देश के कबाड़ को रिसाइकल करके बनाया गया है। यह उन जवानों को समर्पित है जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। पहली पंक्ति में अब रिटायर्ड हो चुके मेजर विक्रम और कर्नल रोहन बैठे थे। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। भाषण खत्म करने के बाद देव मंच के पीछे गया। वहां एक व्हील चेयर पर एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। देव ने उनके पैर छुए। दादू, देखा आपने, आपकी पतंग आज सचमुच दुनिया देख रही है, देव ने कहा। दादाजी, जिनके चेहरे पर अब झुर्रियां ही झुर्रियां थीं, उन्होंने कांपते हाथों से देव के कोट पर लगा तिरंगा बैज छुआ। बेटा, तूने सिर्फ मशीन नहीं जोड़ी, तूने देश का दिल जोड़ दिया। कहानी खत्म होती है एक दृश्य के साथ। सुंदरपुर गांव, जो अब फिर से बस गया है। वहां के स्कूल में बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं और स्कूल की दीवार पर देव की एक बड़ी तस्वीर लगी है। उस तस्वीर के नीचे लिखा है, साधन कम हो सकते हैं लेकिन साधना नहीं। जो कबाड़ में भी आविष्कार देख ले, वही असली भारत है।